हेलो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक चल रहा था शीत युद्ध का दौर और आज की वीडियो में हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। पहला जो है वो है शीत युद्ध के दायरे और दूसरा जो है टॉपिक हमारा वो है गुटनिरपेक्षता। तो सबसे पहला पॉइंट आता है शीत युद्ध के दायरे। शीत युद्ध के दायरे का मतलब ऐसे इलाकों से हैं जहाँ विरोधी खेमों के देश, विरोधी खेमे मतलब दो गुट थे, एक तो था पश्चिमी गुट और दूसरा था पूर्वी गुट, यानी कि पश्चिमी और पूर्वी गुट के देशों के बीच में संकट आए, यानी कि युद्ध की जैसी स्थिति बनी, या फिर कहीं छोटी मोटी खूनी लड़ाइयाँ भी हुई, या फिर दोनों गुटों के देश आमने सामने हुए, तो उसे हम क्या कहेंगे, शीत युद्ध के दायरे में लेंगे। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट घटना आती है वो है क्यूबा मिसाइल संकट। ये इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो क्यूबा मिसाइल संकट है वो हम शुरू करेंगे। अगर आप मैप में देखेंगे तो अमेरिका की लोकेशन ये है और उसके पास में एक छोटा सा द्वीपीय देश है, यानी कि चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, वो देश है क्यूबा। और इधर वाली साइड किसी टाइम में सोवियत संघ हुआ करता था, यानी आज के टाइम में जहाँ रूस है और उसके आसपास के जो छोटे देश है वो एक तरह से सोवियत संघ है। ये क्या कौन है, अमेरिका, ये है क्यूबा और ये था सोवियत संघ। अब अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो है जॉन एफ कैनेडी। जो क्यूबा का राष्ट्रपति था वो था फिदेल कास्त्रो। और जो यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ का जो नेता था वो था निकिता क्रुश्चेव। अब इसमें मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि जो क्यूबा है वो किसके नजदीक है, तो आप कहेंगे कि साफ ही दिखाई दे रहा है, वो तो अमेरिका के नजदीक है तो ये अमेरिका के पास में, लेकिन ये था किसकी टीम में, ये था सोवियत संघ की टीम में। अब सोवियत संघ की टीम में क्यों था, इसका भी एक रीजन है कि सोवियत संघ इसे वित्तीय सहायता प्रदान करता था, क्योंकि इसकी आर्थिक रूप से इसकी मदद करता था, वित्तीय मदद करता था। इस कारण से जो क्यूबा था वो सोवियत संघ के ज़्यादा नज़दीक था, यानी कि उसकी टीम में था। और था किसके नज़दीक, अमेरिका के नज़दीक था, लेकिन किसकी टीम में था, सोवियत संघ की टीम में था। अब होता क्या है कि इसका नेता यानी कि यूएसएसआर का नेता निकिता क्रुश्चेव सोचता है कि क्यूबा है तो मेरी टीम में, लेकिन वो किसके नज़दीक है, अमेरिका के। तो ऐसा ना हो कहीं अमेरिका क्यूबा को अपने टीम में ले आए, वहाँ का तख्ता पलट कर दे। इस कारण से यूएसएसआर ने उसे एक सैनिक अड्डे के रूप में इस्तेमाल करने की सोची। अब लास्ट वीडियो में जब हमने पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो छोटे देश होते थे वो महाशक्तियों की टीम में इसलिए जाते थे क्योंकि उन्हें कोई ना कोई फायदा होता था। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्यूबा को सोवियत संघ की टीम में जाने से क्या फायदा हो रहा था, कि उसे वित्तीय सहायता मिलती थी। अब ये पॉइंट निकलता है कि सोवियत संघ को क्यूबा से क्या फायदा था, तो वो था ये कि वो उसे सैनिक अड्डे के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। अब हुआ क्या, 1962 में 1962 में जो सोवियत संघ है उसने वहाँ पे यानी कि क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। अब परमाणु मिसाइलें कहाँ आ गई, क्यूबा में आ गई। अब अमेरिका इसके नज़दीक है तो अमेरिका भी यहाँ से सीधा निशाना लगेगा। तो अमेरिका को इसकी खबर 3 हफ्तों के बाद में लगी कि भाई मेरे पास में तो परमाणु मिसाइलें आ गई, अब तो मैं पूरी तरह से तबाह भी हो सकता हूँ। तो अमेरिका कुछ ऐसी हरकत करने से हिचकिचा रहा था कि जिससे इन दोनों के बीच में तीसरा विश्व युद्ध हो जाए, यानी कि थर्ड वर्ल्ड वार हो जाए। क्योंकि जितना नुकसान थर्ड वर्ल्ड वार होने पे अमेरिका को होगा उतना ही नुकसान किसका होगा, सोवियत संघ का होगा, क्योंकि दोनों के पास इक्वल हथियार है, इक्वल पावर है। इस कारण से अब अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है जॉन एफ कैनेडी, वो अपने जो सैनिक है उनको आदेश देता है कि जाओ सोवियत के जहाज़ों को जाकर रोको। अब इससे क्या होता है, सोवियत संघ को पता लग जाता है कि अमेरिका को हमारी चाल या जो हमने एक प्लान बनाया है उसके बारे में पता चल चुका है। इस कारण से हमें भी वापस चले जाना चाहिए, जो हमने परमाणु मिसाइलें
यानी कि क्यूबा में रखी है, उन्हें भी हमें वापस लेकर आ जाना चाहिए ताकि जो तीसरा विश्व युद्ध है वो होने से बच जाए। ये सारी घटना थी वो ही कहलाती है क्यूबा मिसाइल संकट। इस टाइम में जो शीत युद्ध था वो अपने चरम बिंदु पर था। चरम बिंदु का मतलब ये है कि इस टाइम में थर्ड वर्ल्ड वार होने की स्थिति बहुत ज़्यादा बनी हुई थी। दोनों देशों में ऐसे लग रहा था कि अब युद्ध होकर ही रहेगा, अब कोई चांस नहीं है तीसरे विश्व युद्ध से बचने का। इससे ही क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। ये शीत युद्ध के दायरे का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यही टॉपिक नहीं था जिसमें दोनों जो गुट थे या फिर दोनों गुटों के जो देश थे वो आमने सामने आए थे, और भी बहुत सारी स्थितियां ऐसी बनी थी जिसमें दोनों गुटों के देश आमने सामने आए थे, जैसे कि कांगो में, कोरिया में और बर्लिन में। अब ये तो मैंने आपको कुछ ऐसे जगह बताई जहाँ पे दोनों गुटों के देश आमने सामने आए थे। कुछ ऐसी संस्थाएं या कुछ ऐसे नेता भी थे जो शीत युद्ध के दायरे को कम करने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि ये कोशिश कर रहे थे कि तीसरा विश्व युद्ध ना हो। जैसे कि भारत के जवाहरलाल नेहरू, जो कि गुट निरपेक्ष सम्मेलन के एक नेता भी थे, भारत के जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने क्या किया था, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में मध्यस्थता करने की कोशिश की थी और उन्होंने मध्यस्थता करवाई भी थी। एक एग्जाम्पल इसका ही है। दूसरा एग्जाम्पल है यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके एक चैप्टर भी है हमारी बुक में, इसके महासचिव उस टाइम के। इसके उस टाइम के महासचिव ने कांगो संकट में मध्यस्थता की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, यानी उन्होंने शीत युद्ध के दायरे को कम करने की कोशिश की थी। अब दोनों महाशक्तियां थी, उनको अच्छी तरह से पता लग चुका था कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो नुकसान हमारा ही होने वाला है और किसी का नहीं होने वाला, दुनिया तबाह हो जाएगी। इस कारण से जो दोनों देश थे वो किसी ना किसी तरह से समझदारी भरा बर्ताव कर रहे थे। जैसे कि हमने देखा क्यूबा मिसाइल संकट में युद्ध होने की बहुत ज़्यादा स्थिति बन चुकी थी, लेकिन एंड टाइम पे यानी कि मेन पॉइंट पर आकर दोनों जो देश थे, दोनों महाशक्तियाँ थी, वो दोनों की दोनों पीछे हट चुकी थी, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि अगर हम थोड़ी सी भी चूक करेंगे या थोड़ा भी ऐसा पॉइंट उठाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा, तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। और दोनों के पास बहुत ज़्यादा हथियार थे, बहुत ज़्यादा पावर थी, ताकत थी। इस कारण से दोनों ने सोचा कि अगर कोई मिसाइल गलती से भी चल गई या किसी ने ऐसे शरारतनी चलाने की कोशिश की, चलो चलाकर देख लेते हैं क्या होता है, तो उससे क्या होगा, कोई समझने नहीं वाला कि सिर्फ ये एक दुर्घटना थी या ये गलती से हो गया। लोग तो यही समझेंगे या दुनिया यही समझे कि ये इन्होंने जानबूझ के किया है, इनमें इनका निजी स्वार्थ था। इस कारण से इन्होंने सोचा, दोनों देशों ने यानी कि दोनों महाशक्तियों ने अस्त्र को नियंत्रण करने की सोची। इसलिए अस्त्र नियंत्रण की उन्होंने कई संधियां भी की। अस्त्र मतलब हथियार, नियंत्रण यानी मतलब उनको सीमित करना या फिर कंट्रोल करना। इसकी इन्होंने 3 संधियां की थी। पहला है परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। दूसरी है परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु अप्रसार संधि। और तीसरी है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। ट्रीटी का मतलब होता है संधि। अब ये जो तीनों संधियां हुई थी वो अस्त्र को नियंत्रण करने के लिए की गई थी कि दोनों देशों ने सोचा कि हमारे पास इतने ज़्यादा हथियार है, कहीं हमें दूसरे देश के बारे में गलत फहमी ना हो जाए कि इसके पास तो मुझसे ज़्यादा है या फिर कोई और कारण है जिससे तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए। इस कारण से इन्होंने अपने हथियारों को सीमित करने के लिए कई संधि भी की थी, जैसे कि परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, परमाणु अप्रसार संधि, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। ये सारी संधियां इन्होंने की थी। अब ये जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इस वीडियो का, शीत युद्ध के दायरे, वो हो चुका है खत्म। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता
सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते। गुट गुट जो दो खेमे थे, एक तो अमेरिका वाली टीम यानी पश्चिमी गुट और दूसरी थी यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ वाली टीम पूर्वी गुट। तो गुट किसके लिए आया है? एक पश्चिमी गुट और पूर्वी गुट के लिए। निरपेक्षता का मतलब होता है किसी का भी पक्ष न लेना, यानी किसी भी गुट में न शामिल होने की जो नीति थी वो क्या कहलाई? गुट निरपेक्षता। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि ये कोई देश है, उसके पास दो ऑप्शन हुआ करते थे। पहला ऑप्शन था कि वो अमेरिका की टीम में चला जाए, उसकी टीम में शामिल हो जाए। दूसरा ऑप्शन था कि वो सोवियत संघ की टीम में चला जाए, उसकी टीम में शामिल हो जाए। लेकिन बाद में एक और ऑप्शन बनकर आया था कि वो किसी की भी टीम में शामिल ना हो, यानी कि ना ही वो अमेरिका की टीम में जाएगा और ना ही वो सोवियत संघ की टीम में जाएगा। वो ऑप्शन क्या कहलाएगा? गुट निरपेक्षता कहलाएगा। तो गुट निरपेक्षता के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसके करेंगे स्थापना की बात कि इसकी स्थापना कब हुई, कैसे की और किन किन देशों ने मिलकर की थी। स्थापना तो 5 देश है और उनके जो नेता है या फिर जो प्रधानमंत्री है उनके नाम लिख रही हूं। यूगोस्लाविया के जो नेता थे वो थे जोसेफ ब्रॉज टिटो। भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू। मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर। ये 3 देश थे जिन्होंने एक बैठक की थी 1956 में, एक सफल बैठक की थी। इसके बाद में इसमें 2 देश और शामिल हो गए थे। 2 देश कौन कौन से थे? इंडोनेशिया के थे सुकर्नो और एक और देश था घाना के थे वामे एनक्रूमा। वापिस से इनके नाम बोल देती हूँ। यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रॉज टिटो, भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के गुलाम अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया के सुकर्नो और घाना के वामे एनक्रूमा। ये 5 देश थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी और पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था 1961 में। आपने ये याद करना है कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था। और दूसरी बात आपने ये भी याद करनी है कि ये कहाँ हुआ था। ये हुआ था बेलग्रेड में। और जो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन था उसमें 25 सदस्य देश शामिल हुए थे, यानी धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ने लगी थी। कहाँ हुआ था, कब हुआ था और किन्होंने इसकी स्थापना की थी, कितने सदस्य देश इसमें शामिल हुए थे, ये सारी चीजें आपने इसमें याद करनी है। उसके बाद में जैसे जैसे टाइम बीतता गया, टाइम बढ़ता गया, वैसे वैसे ये इसकी संख्या भी बढ़ती गई और इसके जो उद्देश्य है वो भी धीरे धीरे चेंज होते गए। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि जो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन है वो 1961 में हुआ था और बेलग्रेड में हुआ था। इसमें 3 बातें थी जिस पे ज़्यादा चर्चा की गई थी। पहली बात थी जो टॉपिक चल रहा था, यानी जो विश्व में चीजें हो रही थी उसके बारे में बात होगी, यानी कि शीत युद्ध। दूसरी बात थी आपस में सहयोग, यानी कि जो गुट निरपेक्ष के सदस्य देश हैं उसमें भी आपस में सहयोग होना चाहिए, तो ये जो संगठन है वो बरकरार रह सकेगा। अगर इनमें आपस में सहयोग नहीं होगा तो ये संगठन एक तरह से टूट जाएगा। और तीसरी बात थी अफ्रीका में नए जो देश बने थे उसके बारे में इसमें चर्चा की गई थी। उसमें बहुत सारे देश ऐसे थे जो उसी टाइम में स्वतंत्र हुए थे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में पहले गुट निरपेक्ष सम्मेलन में चर्चा की गई थी। अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे गुट निरपेक्ष सम्मेलन के जो उद्देश्य है वो भी चेंज होते गए। अब जैसे मैंने बताया कि इसकी स्थापना हुई थी 1961 में, तब इसका जो मेन मुद्दा चल रहा था वो क्या चल रहा था? शीत युद्ध।
अब आज के टाइम में 2021 चल रहा है, तो आज के टाइम में भी क्या इसका मेन मुद्दा शीत युद्ध है? तो आप कहेंगे नहीं, शीत युद्ध तो अब खत्म हो चुका है, तो अब इसका मेन मुद्दा शीत युद्ध तो नहीं है। यानी कहने का मतलब है जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे इसके उद्देश्य भी चेंज होते गए। और फिर 2016 में हुआ इसका 17वां सम्मेलन, कहाँ हुआ? वेनेजुएला। 2016 में इसका 17वां सम्मेलन हुआ था वेनेजुएला में। इसमें 120 सदस्य देश शामिल हुए थे, यानी कि जो पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन था उसमें सिर्फ 25 देश थे, और जैसे जैसे टाइम बीतता गया इसकी संख्या भी बढ़ती गई, इसमें और देश आकर जुड़ते गए। तो ये हमारा टॉपिक हुआ गुटनिरपेक्षता। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या गुटनिरपेक्षता पृथकतावाद है? मैंने क्या बोला कि क्या गुटनिरपेक्षता पृथकतावाद है? पृथकतावाद का इसमें सबसे आपको पहले मतलब समझना होगा। पृथकतावाद का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय मामलों से कटे रहने की नीति। पृथक मतलब होता है अलग, यानी खुद को अलग रखना, किससे? अंतर्राष्ट्रीय मामलों से, कि जो उसकी नीति कहलाएगी वो कहलाएगी पृथकतावाद। तो हम कहेंगे कि पृथकतावाद में क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों से कट के रहा जाता है। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल है अमेरिका। अमेरिका ने 1787 से लेकर पहले विश्व युद्ध तक पृथकतावाद की नीति अपनाई थी, यानी कि वो 1787 से लेकर पहले विश्व युद्ध तक अंतर्राष्ट्रीय मामलों में उसने बिल्कुल भी भागीदारी नहीं निभाई थी। वो उसने अंतर्राष्ट्रीय मामलों में क्या चल रहा है, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है। बस उसने अपनी अर्थव्यवस्था पे, अपने खुद के देश के विकास के लिए ही अपना ध्यान केंद्रित कर लिया था। पूरी दुनिया के बारे में उसको क्या चल रहा है कुछ नहीं पता। अब मैंने यहाँ पे लिखा है पहला विश्व युद्ध, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पहला विश्व युद्ध कब हुआ था। वो 1914 से 1918 में पहला विश्व युद्ध हुआ था। तो अब हमारा टॉपिक चल रहा था गुटनिरपेक्षता कि क्या गुटनिरपेक्षता पृथकतावाद है? तो हम कहेंगे नहीं, गुटनिरपेक्षता पृथकतावाद नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय मामलों से कटे रहते हैं। फिर इसका एक एग्जाम्पल देंगे, जैसे कि अमेरिका, क्योंकि उसने 1787 से लेकर पहले विश्व युद्ध तक पृथकतावाद की नीति अपनाई थी। लेकिन इसमें मैंने आपको पहले बताया कि जो भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, जो कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के खुद सदस्य थे, उन्होंने क्या किया था, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में मध्यस्थता करवाई थी। यानी कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हिस्सा लिया था, एक पार्ट लिया था। इसका मतलब ये हुआ कि गुटनिरपेक्षता पृथकतावाद नहीं है। कि अगर गुटनिरपेक्षता पृथकतावाद होता तो वो एक अंतर्राष्ट्रीय मामले में पार्ट नहीं लेते, लेकिन उन्होंने लिया था। इसका मतलब यह है कि गुटनिरपेक्षता पृथकतावाद नहीं है। दूसरा क्वेश्चन और आता है कि क्या गुटनिरपेक्षता तटस्थता है? तटस्थता का मतलब होता है कि युद्ध में शामिल न होने की नीति। अब युद्ध में शामिल न होने की नीति क्या गुटनिरपेक्षता है? तो हम कहेंगे नहीं, तटस्थता ही गुटनिरपेक्षता नहीं है। क्योंकि तटस्थता में क्या होता है, युद्ध में शामिल नहीं होते। जैसे किसी की टीम में शामिल नहीं होंगे ना, कोई जैसे दो टीम के बीच में लड़ाई होती, जैसे कि इसमें अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में थी, कि ना अमेरिका में शामिल होंगे और ना ही यूएसएसआर के बीच में होंगे। तो आप कहोगे ये तो उससे मिलता जुलता है, तो मैं कहूँगी नहीं, ये उससे मिलता जुलता नहीं है। तटस्थता में क्या होता है, चाहे कोई सही है चाहे कोई गलत है, ना ही हम युद्ध को बढ़ाएंगे ना ही हम युद्ध को घटाने की कोशिश करेंगे, तटस्थता वो कहलाएगा। लेकिन गुटनिरपेक्षता के जो सदस्य देश थे उन्होंने गुटनिरपेक्षता में यानी कि शीत युद्ध में हिस्सा तो लिया था, उसे बढ़ाने के लिए हिस्सा नहीं लिया था, बल्कि उसे कम करने के लिए हिस्सा लिया था। उसमें इसलिए हिस्सा लिया था कि ताकि तीसरा विश्व युद्ध है वो ना हो सके, यानी कि शीत युद्ध को कम करने के लिए उन्होंने पार्ट युद्ध में लिया था। इस कारण से जो गुटनिरपेक्षता है वो तटस्थता भी नहीं है। इस तरह से हमारे जो दो टॉपिक थे, शीत युद्ध के दायरे और गुटनिरपेक्षता, वो कंप्लीट हो गया है। आशा है कि आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।